नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम रामतीर्थ भारती और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। साथियों, जैसा आपको पता ही है कि कल यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सभी लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं और अपनी एक स्ट्रेटजी इस तरह से बनाएं कि आने वाले 80 से 90 दिन में आपकी जो तैयारी फुल हो विद रिवीजन के। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग जीआरएफ क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, हम भी पूरे फरवरी जो है टॉपिक वाइज चलाएंगे क्लास, फरवरी और मार्च। जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होगा, अप्रैल में हम क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, क्योंकि पहले मैं कह रहा था कि मार्च में क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। चूँकि अब एग्ज़ाम एक मंथ से और आगे बढ़ गया है, पहले एग्ज़ाम अप्रैल में होने की संभावना थी। अब जो है एग्ज़ाम जो होने की संभावना क्या है, डेट क्लियर हो गई है। वो 2 मई से एग्ज़ाम होगा। तो 1 महीने के लिए क्वेश्चन सीरीज आपकी बहुत रहेगी। 10 यूनिट हैं, 10-10 दिन जो है 3-3 दिन एक सब्जेक्ट की जो है एक यूनिट की जो है क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा मैं। और वो क्वेश्चन सीरीज ऐसी होगी कि आप लोगों के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होगी साथियों। तो जो भी साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी जब मैं कोई क्लास अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगम की अवधारणाएं। आगम को हम एक तरह से आय भी बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज हमारी जो क्लास है, ये कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, इनके बीच संबंध क्या होता है, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आगम की धारणा, कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स, आगम क्या होता है। आगम से तात्पर्य उस आय से है जो एक उत्पादक को अपनी निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेचने पर प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, एक उत्पादक है, मान लो कोई उद्योग में किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, तो वह जो चीज़ें उत्पादन कर रहा है उनको वह जिस कीमत पर बेच रहा है और उन्हें बेचने के पश्चात उससे जो पैसा मिलता है वही क्या होता है, उसका आगम होती है। आगम को फ्रेंड्स आय भी बोल देते हैं। तो आप आगम और आय में कभी कंफ्यूज मत होना। और ये अलग अलग प्रकार की होती है। पहले हम ये समझ लें कि आगम क्या है पूरी तरह से। यदि एक उत्पादक 50 रुपये प्रति कमीज की दर से 100 कमीज बेचता है, तो उसका जो कुल आगम होगा वो 50 गुणा 100 इक्वस टू 5,000 रुपये होगा। आगम 3 प्रकार का होता है, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम। तो फ्रेंड्स, आप लोग आगम समझ चुके होंगे कि आगम क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी उद्यमी ने मान लो 50 कमीज़ें बनाई, 100 कमीज़ें बनाई, और एक कमीज़ की जो कीमत रखी थी वो 50 रुपये थी। जब वो 100 कमीज़ों को सेल कर देगा, बेच देगा, तो उसे जो पैसा प्राप्त होगा, जो मुद्रा प्राप्त होगी, 5,000 रुपये होगी। तो जो 5,000 रुपये प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, वही आगम है। अब आगम क्या होता है, आगम कई प्रकार का होता है। 3 प्रकार का आगम होता है, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुल आगम के बारे में, टोटल रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स, एक फर्म को, उत्पादक को अपनी समस्त, एक फर्म को या उत्पादक को अपनी समस्त उत्पादित वस्तुओं को बेचने से जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहते हैं, टोटल रेवेन्यू कहते हैं। फ्रेंड्स, टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है, पी इंटू क्यू। जब पी वस्तु की प्रति इकाई कीमत होती है और क्यू जो होती है वस्तु की बेची गई मात्रा होती है, और टी आर आप जानती, टोटल रेवेन्यू होता है।
तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं औसत आगम के बारे में। एवरेज रिवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? कुल आगम को बिक्री की गई वस्तुओं की कुल इकाइयों से विभाजित करके औसत आगम को ज्ञात किया जाता है। औसत आगम उत्पादन की प्रति इकाई से प्राप्त आय को कहते हैं। साथियों, कहने का मतलब ये है कि आपने मान लो 50 रुपये प्रति कीमत 100 शर्ट बेची, 100 कमीजें बेची, तो जो कुल आय हुई हमें और जो कुल उत्पादित बेची गई मात्रा थी उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये होगा जो हमारी आय हुई थी वो कितनी हुई थी? 5,000 रुपये हुई थी, तो हम 5,000 को डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि जो क्वांटिटी थी उत्पादन की वो 100 थी। तो फ्रेंड्स 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आया? 50 रुपये। तो ये जो 50 रुपये आया फ्रेंड्स, यही क्या है? औसत आगम। कहने का मतलब हम एक तरह से और जान सकते हैं इसे कि जो एक्चुअल कीमत होती है ना, जो वास्तविक कीमत होती है एक यूनिट की या एक इकाई की, वही औसत आगम होती है। तो फ्रेंड्स इस पर कुछ असर भी पड़ जाता है औसत आगम पर। असर कब पड़ता है? मान लो आपको आपने जो कमीजें थी वो एक 40 में बेच दी, एक 60 में बेच दी, एक 70 में बेच दी, एक 50 में बेच दी। तो इस स्थिति में क्या होता है? औसत आगम जो होता है ना, औसत आगम वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि औसत आगम कब चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं सीमांत आगम की। मार्जिनल रेवेन्यू किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। मान लो अभी आप 100 कमीजें बेच रहे थे, अब उसमें एक कमीज की वृद्धि हो जाए तो कमीजों की जो संख्या होगी वो 101 होगी, और जो एक इकाई है लास्ट वाली वो सीमांत इकाई कहलाएगी। तो फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला होता है MR=del TR/del Q। यहाँ del TR बताता है कि कुल जो परिवर्तन है मात्रा में वो बताता है, कुल जो है टोटल रिवेन्यू जो होता है, कुल आगम जो होता है उसमें परिवर्तन बताता है। और डेल क्यू जो है जो मात्रा में परिवर्तन होता है, बेची की जो मात्रा पहले 100 बेची जा रही थी अब 101 बेची जा रही है, तो उसको बताता है। फ्रेंड्स ऐसे ही औसत आगम का जो फॉर्मूला वो आप समझ गए होंगे कि कुल आय को कुल उत्पादित तथा बेची गई मात्रा से भाग किया जाता है। फ्रेंड्स इसकी जो स्थिति होती है आगम की, इसकी दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। एक तो पूर्ण प्रतियोगिता की दिशा में होती है और एक अपूर्ण प्रतियोगिता की दिशा में होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पूर्ण प्रतियोगिता की दिशा में औसत आगम तथा सीमांत आगम। तो पूर्ण प्रतियोगिता का तात्पर्य ये होता है कि उद्योग में इतनी बड़ी संख्या में फर्म होती हैं कि कोई एक फर्म अपनी उत्पादन मात्रा संबंधी नीतियों और निर्णयों द्वारा अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती, बल्कि बाजार में जो कीमत प्रचलित है उस पर ही अमल करना पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की औसत आय वक्र क्षितिज के समांतर सरल रेखा होगा। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म द्वारा वस्तु की सभी इकाइयों को एक समान कीमत पर बेचा जाता है, इसलिए फर्म का सीमांत आगम और औसत आगम दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, तथा इस स्थिति में औसत आगम कीमत के भी बराबर होगा। फ्रेंड्स क्या होता है? जो सीमांत आगम होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है, वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। सीमांत आगम औसत आगम के बराबर होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि औसत आगम जो होता है वहाँ से क्या निकलता है? पर इकाई की कीमत निकलती है। तो जब औसत आगम और सीमांत आगम बराबर हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि औसत आगम जो होता है वो कीमत आगम भी होता है, मतलब कीमत भी होती है वस्तु की, तो कीमत के भी बराबर होता है ये। फ्रेंड्स इसके कर्व बनता है, आपको कर्व के बारे में समझाता हूँ। ये वाई अक्ष है, यह AR और MR ले लिया चूँकि AR और MR बराबर है। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, यह मात्रा ले लिए। तो फ्रेंड्स जब दोनों की कीमत एक है, AR बराबर MR और MR बराबर P, मतलब कीमत
औसतागम, सीमांतागम क्या है, तीनों इक्वल है, कोई चेंज नहीं है तीनों में। तो इसका जो कर्व बनेगा ना वो इसके हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो फ्रेंड्स समांतर सरल रेखा बनेगा। तो पर समझ लेते हैं इसे। समांतर सरल रेखा वाला औसतागम वक्र ये प्रकट करता है कि कीमत अथवा औसतागम ओपी पर ही स्थिर रहती है। मतलब ये ओपी पर स्थिर रहते हैं। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पी पॉइंट है, तो ओ पी पर ही निर्भर रहते हैं दोनों। ये ओ पी यहाँ से यहाँ तक होगी, ये ओ और पी, चूँकि ये पी पॉइंट है तो ओ पी पर निर्भर रहती है, चाहे वस्तु की कितनी भी इकाइयाँ बेची जाएँ। ऐसी अवस्था में एम आर वक्र और ए आर वक्र के समान होगा, क्योंकि ए आर और एम आर बराबर हैं। तो फ्रेंड्स आप पूर्ण पृथकता की स्थिति में इसे समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि अपूर्ण पृथकता की स्थिति में ये क्या व्यवहार करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। अपूर्ण पृथकता के अंतर्गत औसत तथा सीमांत आगम। फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आगम को हम आई भी बोलते हैं, तो इस बारे में आप कभी कंफ्यूज मत होना। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ भिन्न भिन्न कीमत पर बेची जाती हैं। इसके फलस्वरूप इस स्थिति में फर्म का औसतागम और सीमांतागम बराबर नहीं रहता है। फ्रेंड्स जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि औसतागम जो होता है, अगर उसमें इकाइयाँ समान कीमत पर ना बेची जाएं तो औसतागम चेंज हो जाता है, और जब औसतागम चेंज होता है तो सीमांतागम भी चेंज हो जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में एक फर्म का औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र की स्थिति वक्र जो स्थिति होती है वो निम्न प्रकार होगी। यह एम आर ए आर के नीचे गिर रहा है तथा सीमांत आगम वक्र औसत आगम वक्र के नीचे स्थित है, जिसका अर्थ यह है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अधीन फर्म द्वारा उत्पादन तथा विक्रय की गई मात्रा में वृद्धि करने पर औसत तथा सीमांत आय दोनों ही घटती चली जाती है। लेकिन सीमांत आय में घटने की दर औसत आय में घटने की दर से अधिक होती है जब वस्तु की ओ की इकाइयाँ उत्पादित करके बेची जाती हैं तो सीमांत आय शून्य हो जाती है। यदि वस्तु की मात्रा को ओ क्यू से अधिक बढ़ाया जाता है तो सीमांत आय ऋणात्मक हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं ए आर, एम आर तथा मूल्य लोच में संबंध। इन तीनों में एक संबंध पाया जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। औसत आय ए आर, सीमांत आय एम आर। मतलब औसत आय एवरेज रेवेन्यू और सीमांत आय मैरिजिनल रेवेन्यू तथा मांग की मूल्य लोच ईपी के बीच संबंध को निम्न सूत्र की सहायता से स्थापित करते हैं। फ्रेंड्स एक सूत्र दिया है एम आर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस 1/1। अगर हमें ई बराबर 1 रख दे तो क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि जो लोच की इकाई है, जो लोच जो है उसे हम एक मान लेते हैं, एक के बराबर मान लेते हैं, तो क्या होगा एम आर बराबर ए आर होगा। ई की जगह 1 रख दिया तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। और कोई चीज़ अगर 0/1 है तो उसका एक मान जो होता है 0 के बराबर होता है। तो एम आर इक्वल टू ए आर इंटू 0। जब ए आर 0 होगा तो एम आर 0 होगा। यहाँ से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं इसे। तो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस प्रकार यदि मूल्य लोच इकाई के बराबर होती है तो सीमांत आय शून्य होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मूल्य का जो लोच है ना, अगर वो 1 के बराबर है तो आप यहाँ से समझ रहे हो कि जो सीमांत होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, शून्य होगा। यहाँ से सिद्ध भी किया है, प्रूफ भी किया है यहाँ से। तो इस प्रकार ये सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ से 2 कंडीशन निकल सकती हैं फ्रेंड। उन 2 कंडीशन को इस प्रकार देखा है, यदि ई बड़ा है 1 से तो एम आर धनात्मक होगा, और अगर ई छोटा है 1 से तो एम आर ऋणात्मक होगा। फ्रेंड्स यहाँ जब ई 1 है तो एम आर 0 आया है। अब सपोज करो कोई संख्या 0 से जब छोटी होगी नीचे आएगी तो वो नेगेटिव में आ जाएगी, और अगर यहाँ नेगेटिव, अगर ई का मान यहाँ नेगेटिव रखा जाएगा तो ये क्या होगा, एम आर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ चुके होंगे। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं उसके बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि कंडीशन से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो कंडीशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, वस्तु की जिस मात्रा पर मांग वक्र मूल्य लोच इकाई के बराबर होती है
तब कुल आय अधिकतम तथा सीमांत आय शून्य होती है। नंबर 2, यदि मांग वक्र मूल्य लोच इकाई से अधिक होती है तो कुल आय तो बढ़ रही होती है लेकिन सीमांत आय धनात्मक होती है लेकिन घट रही होती है। नंबर 3, यदि मांग वक्र की मूल्य लोच इकाई से कम होती है तो कुल आय घट रही होती है और सीमांत आय ऋणात्मक होती है। तो फ्रेंड्स ये 3 जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट एग्जाम के पर्पज से बहुत मोस्ट हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम एक तरह से यही नहीं समझ पाते क्वेश्चन किस चीज़ का है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर जो लोग हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो हमारी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।